नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अनिल देवड़ा। स्कूल गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो आज का जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, और आप लोगों से फिर से मैं एक और बार नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी आप लेक्चर्स को देखते हो, मेरे वीडियोस को देखते हो, आप अपने स्टडी ऑनलाइन करना चाहते हो, काफी अच्छे से करना चाहते हो, तब एक बात बहुत कंपलसरी हो जाती है कि आपको अपने साथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना है। आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, आप उसमें जो भी मैं बातें आपको बताता हूं या जो भी चीजें आपको अच्छी लगती है या स्लाइड्स में जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है, या मैं जो आपको बताता हूं वो आप लोग उसे प्लीज नोट कीजिएगा। इस तरह से आपके हैंड रिटन खुद के नोट्स बनेंगे और वो नोट्स आपको बहुत अच्छी तैयारी करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आरंभ करते हैं। तो हमारा जो आज का 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम बेसिकली स्टडी क्या करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी हम इलेक्ट्रिक चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर आपको रुका हुआ दिखेगा तो यही इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर आपको मूव करता हुआ दिखेगा। जब ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पर अगर आपको रखा हुआ एक स्टेशनरी दिखेगा जो चल नहीं रहा है, डोंट मूविंग पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट है, तब हम देखेंगे कि ये अपने चारों तरफ कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज को दिखाता है। लेकिन जब यही पार्टिकल क्या करने लगता है, यही चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक चार्ज या चार्ज पार्टिकल जब मूव करने लगता है तो ये मेनी टाइम्स ऑफ डिफरेंस प्रॉपर्टीज क्या होता है, शो करता है। जैसे कि मैं आप लोगों मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी। और इस तरह से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही एक वंडरफुल नेचर है हमारे चारों तरफ। और साथ ही साथ में आपको इनकी स्टडी करते करते ये पता चलेगा कि हमारे घर में उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे पंखा कैसे चलता है, ट्यूबलाइट कैसे चलती है, ये कैमरा कैसे चल रहा है, किस तरह से मेरे सिग्नल आप तक पहुंच पा रहे हैं, आप अपने घर पे स्टडी कर पा रहे हैं। साथ ही साथ में हम ये देखेंगे कि हमारा नेचर किस तरह से काम करता है। ठीक है, और नेचर में होने वाली कुछ घटनाओं के भी हम लोगों को यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, जवाब देगा। जैसे कि हमने क्या करा, एक बोर्ड पे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है हमारे पास, या व्हाइट बोर्ड की जगह हम मान लेते हैं जो हमारा ब्लैक बोर्ड रहता है चौक से लिखने वाला, उसके ऊपर जैसे ही हम लिखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम जैसे लिखते हैं तो चौक उस बोर्ड के ऊपर क्यों स्टिक हो जाती है, क्यों चिपक जाती है। हमें कपड़ा पहनने पे क्यों अच्छा लगता है, हमारे बॉडी पे क्यों चिपक जाता है, क्यों हमारे घर में पंखा जो होता है, जो हमारा जो छत पंखा जो होता है, उसकी ब्लेड हमारे घर में बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। साथ ही साथ में हम हमारे शर्ट को जैसे ही पहनते हैं तो कॉलर और ये कफ वाले हिस्से जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे चीजों का जवाब भी हमें क्या मिलेगा, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में मिलेगा, या इस पूरे वंडरफुल जो इलेक्ट्रिसिटी की एक जो दुनिया है, उस दुनिया में आपको जवाब हम ढूंढेंगे और आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बार अगर इलेक्ट्रिसिटी को, अगर मानव सभ्यता ने, इंसानी सभ्यता ने सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिसिटी को देखा तो कहां देखा, तो उन्होंने देखा क्या कि जब बादल आते हैं तो बादलों के बीच में जो क्लाउड्स होते हैं, वो क्लाउड्स के बीच में से कुछ शाइनिंग जनरेट होती है, और वो शाइनिंग जनरेट होती है, और शाइनिंग की वजह से क्या होता है, एक आवाज भी क्रिएट होती है जिसको हम बादल गरजना बोलते हैं अक्सर। तो इंसानों ने सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को यहां समझने की कोशिश करी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वास्ता या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो रुचि जनरेट हुई वो बादलों की इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो हमारा नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, जितनी भी चीजें हम जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सारी की सारे, यानी कुल मिला के जो हमारा पूरा का पूरा जो नेचर है, क्या है बच्चों, जो पूरा का पूरा हमारा नेचर है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। अब दो चीजें वो कौन कौन सी है, तो पहली चीज जो है वो है मास, यानी मास से मिलकर बना है, मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, और दूसरा पार्ट है हमारे पास में वो क्या है, दैट इज रेडिएशन।
यानी हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो मास और रेडिएशन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब मास और रेडिएशन से मिलकर बना, तो सबसे पहले तो ये नेचर के यही दोनों बच्चे हैं। ठीक है, कि मास और रेडिएशन, और नेचर ने इनको कुछ प्रॉपर्टीज दी है। अब प्रॉपर्टीज दी है तो इन्होंने नेचर कोई भेदभाव नहीं करे। नेचर के जब दोनों बच्चे हैं तो दोनों को बिल्कुल बराबर प्रॉपर्टीज उन्होंने दी है, दोनों को एक दूसरे से इंटरचेंज होने का भी मौका दिया है। ठीक है, लेकिन बस उन प्रॉपर्टीज, उन गुणों का रूप अलग अलग है, जिसको हम अलग अलग तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप लोगों को समझाऊं, तो सबसे पहली बात अगर मैं मास की बात करता हूं, तो मास के पास तो अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि एक बंदूक से, अगर हमने एक बंदूक से जब गोली चलाई तो उस गोली के पास क्या होता है, तो उस गोली के पास होता है मास। मास आने के बाद जब उसके पास वेलोसिटी हो जाती है, जिसकी वजह से, तो मास और वेलोसिटी है एक पार्टिकल के पास, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। यानी जब वो गोली आगे चल रही होगी तो वो अपने साथ 12mv² एनर्जी लेके चल रही है। अब आगे जाकर वो एक लकड़ी के ब्लॉक से, एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, तो वो अपनी एनर्जी क्या करेगी, उस लकड़ी के ब्लॉक को क्या करेगी, हिट करेगी, देगी या ट्रांसफर करेगी। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से क्या होगा, एक वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो एक काम होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि मास क्या कर सकता है, दूसरी बॉडी के ऊपर एक वर्क परफॉर्म कर सकता है। हमने ये देखा नेचर में, हमने देखा ये, ऐसा हमने 11th क्लास में भी काफी अच्छे से पढ़ा। तो इसलिए हमको मास की स्टडी करना पड़ी और मास की कुछ प्रॉपर्टीज की स्टडी करना पड़ी। तो इसमें हमने बहुत सारी मास की स्टडीज की है। जैसे मास के पास होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मोमेंटम, रोटेशनल एनर्जी, तो बहुत सारी क्या होती है, इसके पास अलग अलग टाइप्स की एनर्जी होती है, जो हमने मैक्सिमम टाइप ऑफ एनर्जी हमने 11th क्लास में पढ़ ली है मास से रिलेटेड। ठीक है, अब इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये जब एनर्जीज इनके पास होती है और ये कुछ वर्क भी परफॉर्म करता है। लेकिन रेडिएशन, हमने क्या है कि रेडिएशन 11th क्लास में बहुत ज्यादा हमने नहीं पढ़ा, सिर्फ उसका जस्ट हमने एक जनरल नॉलेज जैसा 11th क्लास में हमने लिया था। ठीक है, अब हालांकि इसको समझते हैं। तो अब क्या होता है कि एक रेडिएशन, अब मैंने क्या करा, हाँ उस बंदूक की गोली की जगह एक लेजर लाइट निकाली। अब लेजर लाइट भी जब यहां से निकली तो उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड होती है, और बहुत ज्यादा स्पीड होती है, उसके पास भी एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जाकर उस लकड़ी के गुटके से हिट करती है, और वहां पर भी वो क्या करेगी, उस लकड़ी के गुटके में कुछ वर्क परफॉर्म करेगी। इसका मतलब क्या है कि रेडिएशन भी कुछ वर्क कर सकता है, और रेडिएशन की जो सिंपल प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे पास होती है, जैसे वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है, और भी सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसके बारे में हमें रेडिएशन के बारे में हमें कहां पर, तो एडवांस 12th में ही एडवांस लेक्चर्स में हमको इसकी भी डीपली स्टडी करना है। अब रही बात, तो हम लोगों के पास एक वर्ड आया मास, तो मास की हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी जो कि हमने 11th क्लास में देखी थी। ठीक है, तो अब इसी तरीके से मास की हम कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो मास की कुछ और प्रॉपर्टीज को कहां पर देखते हैं, समझिएगा। तो मास के बारे में हम समझते हैं। ठीक है, मास, तो वो मास क्या होगा, बेसिकली किसी पार्टिकल के पास होता है। ठीक है, अब हमने ये चीज देखा, ये चीज ऑब्जर्व की, क्या ऑब्जर्व की, कि जब भी किसी भी पार्टिकल के पास मास आता है तो इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसका एक आंतरिक गुण क्या आता है कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप करता है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप करता है, तो जिसकी वजह से ये दूसरे मास पार्टिकल को क्या कर सकता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि मास की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, इसका एक आंतरिक गुण क्या है कि जहां पर भी मास होगा, जहां पर भी वेट होगा, हालांकि वेट बोलना गलत है, उसमें जी भी आ जाता है, जहां पर भी मास होगा, ठीक है, तो हर मास पार्टिकल के पास एक प्रॉपर्टीज अपने आप, या हर मास पार्टिकल अपने आप ही एक प्रॉपर्टी जनरेट करता है, और जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है बच्चों, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। अब ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, तो दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, यानी ये हमेशा क्या करता है, अट्रैक्शन का फोर्स। यानी कि अगर ये, इसके पास मास है, ये भी ग्रेविटेशन फोर्स बना रहा है, इसके पास मास है तो ये भी ग्रेविटेशन फोर्स बना रहा है, और दोनों के पास ग्रेविटेशन होने की वजह से क्या होगा, ये दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं,
अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं इस पेन को यहां से छोड़ता हूं, ठीक है, फ्री फॉलिंग के लिए छोड़ता हूं, तो ये नीचे की तरफ गिरता है। अब नीचे की तरफ क्यों गिर रहा है, तो इसके बारे में समझिए थोड़ा सा कि सबसे पहली बात तो ये पार्टिकल है, इसके पास मास है। मास है तो ये क्या जनरेट कर रहा है, तो मास है तो ये ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप कर रहा है। अच्छा, अब ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप कर रहा है तो हमारी अर्थ जो बहुत बड़ी है इसके कंपैरिजन में, अब बहुत बड़ी है जिसका मास भी बहुत ज्यादा है, तो ये भी बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स कौन बना रही है, हमारी अर्थ। अब हमारी अर्थ जब बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स बना रही है, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ये भी बना रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ भी बना रही है, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ता हूं तो ये पेन की तरफ, ये अर्थ की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इस पेन के मुकाबले कहीं ज्यादा है, यानी बहुत ज्यादा है। इसी की वजह से ये पेन कहां कर रहा है, नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो इस मास की इस प्रॉपर्टी को हमने नाम क्या दिया है, ग्रेविटेशन फोर्स, और इस ग्रेविटेशन के बारे में हम 11th क्लास में काफी अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। अब यहां पर हमारे सामने और डिफरेंट थिंग्स आती है, हमने हमारे नेचर में कुछ और भी ऑब्जर्व करा कि मास की कुछ और डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हमने ऑब्जर्व करी। किस तरह से ऑब्जर्व करी, इस चीज को समझिएगा कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब आपने स्कूल में भी ये चीज देखी होगी कि जो व्हाइट बोर्ड मार्कर होता है, सॉरी ब्लैक बोर्ड जो होता है, अब ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखा जाता है। अब वो चौक जो होता है उसके ऊपर आप जैसे ही उसको रब करते हो तो चौक के पार्टिकल उसके ऊपर चिपक जाते हैं, यानी बोर्ड और वो चौक के पार्टिकल आपस में एक दूसरे के ऊपर चिपक गए। अब जब ये चिपक गए तो अब हमने सोचा कि क्यों चिपक गए दोनों पार्टिकल, बोर्ड के पास भी मास है और चाक के पार्टिकल के पास भी मास है, तो ये दोनों के चिपकने का रीजन हम नहीं समझा पाए ग्रेविटेशन फील्ड से, ग्रेविटेशन फोर्स से। अब ग्रेविटेशन फोर्स से क्यों नहीं समझा पाए, शुरुआत में हमने ये सोचा कि बोर्ड के पास भी, जो हमारा बोर्ड होता है उसके पास भी मास है, तो मास की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स है। हमारे जो चौक के पार्टिकल हैं उसके पास भी ग्रेविटेशन फोर्स है, दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से चौक की जो पाउडर है या चौक डस्ट है, ठीक है, वो इसके ऊपर क्या हो जाता है, चौक इसके ऊपर चिपक जाता है। हमने शुरुआत में ये सोचा और हमने मतलब इसी को प्रूफ करा, या मतलब प्रूफ ना करके इसी को माना। लेकिन एक प्रश्न उठा, अब हमारे सामने एक क्या प्रश्न उठा कि जब चौक का जो डस्ट है या चौक के जो पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स जब बोर्ड के ऊपर चिपके हुए हैं तो उसी समय उस पार्टिकल के ऊपर दो लोग फोर्स लगा रहे हैं। कौन, एक बोर्ड लगा रहा होगा, कौन सा फोर्स, हमने जब सोचा था कि ग्रेविटेशन फोर्स लगा रहा होगा। अब उसी पार्टिकल के ऊपर इतनी बड़ी अर्थ कौन सा फोर्स लगा रही है बच्चों, फिर से ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है। इसका मतलब क्या है कि यह पार्टिकल को बोर्ड पे कभी चिपकना ही नहीं था। क्यों नहीं चिपकना था, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स इस बोर्ड के मुकाबले तो कई गुना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि इसके अंदर यह बोर्ड ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से तो इस चौक को अपने ऊपर नहीं चिपका सकता। यानी यहां पर हमने ये सोचा कि जब चौक का इस बोर्ड के ऊपर चिपकने का कारण जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स तो नहीं हो सकता। हाँ, मास की एक प्रॉपर्टी है कि ग्रेविटेशन, मास है तो ग्रेविटेशन फोर्स है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स से हम इस फिनोमिना को नहीं समझा पाए। समझ में आ रहा है सभी को, पक्का ना? हाँ, बहुत बढ़िया। अब हम नहीं समझा पाए, अब जब इस छोटी सी थिंग को जब हम नहीं समझा पाए, ठीक है, और भी बहुत सारे थे, आसमान में चमकती हुई बिजली का कारण हम नहीं समझा पाए। जब हम क्या करते हैं कि रात में जब कंबल को ओढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें छोटी छोटी लाइटनिंग दिखाई देती है, इस रीजन को हम नहीं समझा पाए। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें, या फिर हमारे घरों के या दीवालों पे या कमरों पे वो छोटे छोटे धूल का, डस्ट का जमा होना, ये रीजन हम नहीं समझा पाए कि ये ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से हो पा रहा है। यानी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से तो सारे पार्टिकल अर्थ के ही ऊपर रहना चाहिए, अर्थ से ऊपर नहीं उठने चाहिए, या कोई और पार्टिकल, मतलब कोई और चीज, कोई और वस्तु उसको नहीं चिपका सकती। ठीक है, ये हमने एक सोचा। अब यहां पर हम लोगों के मन में आया कि जरूर कोई ना कोई एक दूसरा फोर्स होगा जो ग्रेविटेशन फोर्स की ही तरह अट्रैक्शन का फोर्स तो है, चिपका तो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन से डिफरेंट है। अब
फिर यहाँ पर कुछ कुछ हमने क्या करे, कुछ कुछ छोटे छोटे से एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, इस फील्ड को समझने के लिए। आप समझिएगा क्या क्या हमने इसके लिए एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है। तो हमने ये चीज देखा, ये आप बचपन में आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने क्या करा कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ लिया। तोड़ने के बाद जब हम स्केल से उसको रब करते हैं, हमारे इस तरीके से सर से या शर्ट से घिसने के बाद जब हम उसको देखते हैं, इस तरीके से पास में लाते हैं, तो जैसे ही जब पास में लाया जाता है तो कागज के वो छोटे छोटे पार्टिकल्स या लाइट वेट पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस स्केल के ऊपर चिपक रहे थे। अब चिपक रहे थे तो अब थोड़ा सा समझिए कि वो छोटी छोटी हर एक ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, जिसको हम रब करते हैं, तो रब करने के बाद वो इस एबल हो जाता है, इस तरीके का बन जाता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ स्टिक कर सके, अपनी तरफ चिपका सके, वरना नहीं कर पाता। जैसे और समझना, जैसे मैं सिंपली अब स्केल को लाके उस कागज के पास लाऊंगा तो देखा कि हमने वो नहीं चिपक पा रहा, लेकिन जब उसको मैंने रब किया और फिर पास में लाया तो उसने चिपका लिया। इसका मतलब हमको मास की एक और प्रॉपर्टी पता चली, और मास की एक और प्रॉपर्टी क्या पता चली कि जब मैं इसको इस तरीके से रब करता हूं तो इसके अंदर ये वो लायक बन जाता है कि उन छोटी छोटी बॉडी को अपनी तरफ चिपका सके, और अगर मैं रब नहीं करता हूं तो इसका मतलब ये इसको ऊपर अपनी तरफ नहीं चिपका पाएगा। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रहा है सभी को? इसका मतलब क्या है कि इस मटेरियल के पास दो प्रॉपर्टी होगी, एक तो ये चिपका पाएगा और एक या तो चिपका नहीं पाएगा। ठीक है, दूसरी लाइटर बॉडी को अपनी तरफ स्टिक कर लेगा और या तो नहीं करेगा। ठीक है, तब हमने इस मटेरियल की एक नई प्रॉपर्टी को जाना कि इसके अंदर एक ऐसा गुण अपने आप बन जाता है कि ये दूसरी बॉडीज को अपनी तरफ स्टिक कर पाता है, अपने ऊपर चिपका लेता है। लेकिन वो प्रॉपर्टीज इसके पास, उसके ऊपर हम बना सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। ये हमने सिंपली छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से करके देखा। तब यहां से सबसे पहली बार शब्द आया कि मास के पास दो प्रॉपर्टीज या मास के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है, या दो रूप होते हैं। और वो रूप कौन सा होता है? तो पहले रूप का नाम हमने रखा चार्ज्ड। क्या नाम रखा? चार्ज्ड। और दूसरे का नाम क्या रखा हमने? सीधी सी बात है, चार्ज्ड का उल्टा अनचार्ज्ड। अब चार्ज्ड का मतलब यहां पर समझिएगा, चार्ज्ड का मतलब क्या है कि जैसे ही हमने इस पेन को, ठीक है, या किसी पार्टिकल को इस तरीके से रब किया, तो रब करने के बाद ये जब दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच सकता है, दूसरे लाइटर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ स्टिक कर सकता है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट अब चार्ज्ड हो गया। और अगर ये ऐसा नहीं कर पा रहा है तो हम क्या बोलेंगे? अनचार्ज्ड है। तो मास ही, यानी मास की दो प्रॉपर्टीज और हमको पता चली, एक चार्ज्ड की और एक अनचार्ज्ड की। चार्ज्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर वो ताकत आ गई कि ये दूसरे लाइटर ऑब्जेक्ट्स को अपने ऊपर स्टिक कर सकता है, अपने ऊपर चिपका सकता है, अपनी तरफ खींच सकता है। ठीक है, तो यहीं से हमें पता चला कि मास की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पता चला जो ग्रेविटेशन फोर्स से डिफरेंट थी, वो थी चार्ज्ड और अनचार्ज्ड। याद रखना, चार्ज और अनचार्ज दोनों ही किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? तो मास की बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब यहां तक हम लोग काफी अच्छी तरीके से पिक्चर में समझ गए थे। ठीक है, और इस तरीके से चार्ज्ड की वजह से जब वो इसके ऊपर चिपकने लगे तो इस वर्ड को हमने, या इस फिनोमिना को हमने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। ठीक है, क्या बोला बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग। और इस तरीके से ये जो फोर्स, अट्रैक्शन का फोर्स डेवलप हुआ, उस फोर्स को हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यानी चिपकाने के उस गुण को क्लिंग बोला और उस फोर्स को हमने नाम रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां से शुरुआत हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ल्ड की। ठीक है बच्चों, काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ, उम्मीद है आप लोगों को मजा भी आया होगा। ठीक है, तो अब यहां से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आखिर होता क्या है, ठीक है, या इसको समझते हैं। तो सबसे पहले बात तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में समझते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है, ठीक है,
मैंने आप लोगों को क्लास स्टार्ट हुई थी तभी भी बताया था कि हम इलेक्ट्रिक चार्ज को चलते हुए भी देख सकते हैं और स्टेशनरी भी देख सकते हैं। तो यहां पर समझने की कोशिश करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक वर्ड का यहां पर मीनिंग क्या है कि इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल कैसा होगा, स्टेशनरी एट रेस्ट होगा। और कौन सा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक यानी नॉन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके अंदर हम नॉन मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जाना समझा। फिर ये सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बता ही चुका हूं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर। ठीक है, यहां देखते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यहां पर जो मैंने आपको समझाया था उसी के बारे में लिखा हुआ है कुछ। क्या है देखिए, समझिएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी कैरिड बाय द मैटर। यहां पर ये समझना, इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक मास की प्रॉपर्टी है। ये बात को मैं बार बार आप लोगों को जोर देके समझा रहा हूं और ये बात आप लोगों को याद रखना है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा हमेशा किसी मास वाले पार्टिकल की ही प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ड्यू टू विच कैन अप्लाई द फोर्स ऑन द अदर लाइटर बॉडीज, जिसकी वजह से वो क्या करता है, दूसरी बॉडी को अपने ऊपर स्टिक कर सकता है, खींच सकता है, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लिंग कहते हैं। ये जस्ट अभी मैंने बताया था। तो फिर मैटर की दो स्टेट हो गई, एक चार्ज और एक अनचार्ज। चार्ज का मतलब क्या होगा कि जब वो इस तरीके का या इस लायक बन जाए कि वो दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींच सके, तो उसको बोलेंगे हम मटेरियल की चार्ज प्रॉपर्टी, और जब उसके अंदर ऐसा गुण नहीं आए तो उसे हम बोलेंगे अनचार्ज प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के बाद थोड़ा सा एक चीज और यहां पर समझने की कोशिश करना कि अ चार्ज मैटर कैन अप्लाई फोर्स एंड दिस फोर्स फाउंड टू बी टू टाइप्स। अब क्या हुआ कि हमने ये देखा कि जब चार्ज पार्टिकल है या चार्ज चीजें हैं तो ये दो तरीके के फोर्स डेवलप कर रहा है। अब ये दो तरीके के फोर्स कैसे? सबसे पहली बात तो हमने ये सोचा था कि सर कोई चिपक गया, ठीक है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी रब करने की वजह से, फ्रिक्शन करने की वजह से, जैसे ही हम किसी बॉडी को रब किया तो रब करने के बाद क्या हो गया, वो उसके ऊपर चार्ज की प्रॉपर्टी यानी वो चार्ज्ड हो गया, दूसरे लाइटर बॉडीज को अपने ऊपर चिपका सकता है। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि सिर्फ ये अट्रैक्शन का फोर्स है, लेकिन बाद के कुछ थ्योरीज से ये पता चला कि ये अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्शन का भी फोर्स है। मतलब ये आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। हिंदी में आकर्षण प्रतिकर्षण कहेंगे इसे। ठीक है, दैट फोर्स इज अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो कैसे आया इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, फिर ये लाइक चार्ज एंड रिपल, मैं इसको फिर से आपको समझा दूंगा, पहले ये थ्योरी को हम समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर समझना कि किस तरीके से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए। क्या हुआ कि अलग अलग समय पे या अलग अलग जगहों पे कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से प्रयोग किए। ठीक है, अपने हिसाब से क्या प्रयोग किए? सबसे पहले तो जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि हमने ली सबसे पहले कौन सी रॉड, दैट वन इज ग्लास रॉड ली। कौन सी रॉड ली बच्चों? ग्लास रॉड। अब क्या हुआ, इस ग्लास रॉड को हमने सिंपली जब इस तरीके से लटका दिया, ठीक है, ये तो वो सीधी सी बात है, दोनों की दोनों ग्लास रॉड बिल्कुल इसी तरीके से एकदम स्ट्रेटली 90 डिग्री का एंगल यहां पर बनता हुआ हमको दिखेगा हर बार, और ये इस तरीके से लटकी हुई है। अब हमने क्या करा, इसको पकड़ा, ठीक है, इस ग्लास रॉड को पकड़ा और पकड़ने के बाद इसको क्या करा, रब किया। रब करा, रब करने के बाद छोड़ दिया, इसको भी रब किया, रब करने के बाद छोड़ दिया। तब हमने क्या देखा, तब हमने ये देखा कि ये दोनों ग्लास रॉड क्या होने लगी, ये दोनों ग्लास रॉड, समझिएगा, ये दोनों ग्लास रॉड का जो धागा है जिससे वो लटकी हुई थी वो कुछ इस तरीके से हो गया। इसका मतलब क्या है कि जरूर दोनों के बीच में कैसा फोर्स डेवलप हुआ होगा, दैट वन इज रिपल्सिव फोर्स जनरेट हुआ होगा। समझ पा रहे हैं सभी लोग? मतलब फिर से समझने की कोशिश कीजिए, ग्लास रॉड पहले विदाउट इसको हमने कोई चार्ज नहीं किया तो बिल्कुल सीधे लटके थे, लेकिन जब हमने इसको रब कर दिया, इसको भी रब कर दिया, दोनों ग्लास ही है, तो हमने क्या देखा कि ये इस तरीके से एक दूसरे से दूर हो गए। यानी सबसे पहले हम ये सोच रहे थे कि यार ये फोर्स तो अट्रैक्शन का है, लेकिन हमको क्या पता चला, अरे ये फोर्स तो रिपल्शन का भी है। भाई रिपल्शन भी हो रहा है। अट्रैक्शन का फोर्स हमको कहां देखने को मिलता है, फिर से समझिएगा। जैसे कि अब हमारे पास क्या है, एक हमने ग्लास रॉड लिया, ठीक है, एक बार हमने कौन सी रॉड ली बच्चों,
ग्लास रॉड और दूसरी बार कौन सी ले ली, दैट इज प्लास्टिक रॉड। अब जब ग्लास रॉड ले ली, प्लास्टिक रॉड ले ली, शुरुआत में इसको इस तरीके से लटकाया तो हमने क्या देखा कि बिल्कुल सीधे से लटके हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन जैसे हमने इसको रब किया, रब करने का मतलब क्या है कि चार्ज्ड किया, तो हमने ये देखा कि ये ग्लास रॉड कुछ इस तरीके से और प्लास्टिक रॉड इसके कुछ इस तरीके से पास आने लगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों फोर्स एक अट्रैक्शन का फोर्स भी डेवलप कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई, यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमने कुछ चीजों को समझा, कुछ और थ्योरीज बने। सबसे पहली बात तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम क्या बोल रहे थे कि मटेरियल के ऊपर एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, दैट इज चार्ज प्रॉपर्टी और दैट इज अनचार्ज प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर इसके ऊपर चार्ज प्रॉपर्टी, इसका मतलब ये चिपका सकता है, यहां तक अभी हम लोग समझे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता चला कि जो चार्ज है वो एक प्रकार का तो नहीं हो सकता, चार्ज दो तरीके के होने चाहिए। अब दो तरीके के चार्ज होना चाहिए जब ये दोनों चार्जेस सेम मटेरियल, ठीक है, देखिए ये भी ग्लास था यहां पर। अब देखिए बच्चों, बहुत अच्छे से समझने वाली बात है कि जब ग्लास था तो ग्लास को रब किया तो इसके ऊपर एक ही चार्ज डेवलप हुआ और बिल्कुल वैसा का वैसा ही चार्ज इसके ऊपर भी डेवलप हुआ, क्योंकि दोनों अगर सेम है तो सेम चार्ज डेवलप होगा। सीधी सी बात है, समझ में आ रहा है? क्योंकि ग्लास के ऊपर ग्लास को मैंने रगड़ा, वही चार्ज आएगा, इसके दूसरे ग्लास को रॉड को रगड़ा, वही चार्ज आएगा। अब दोनों को जब रगड़ा, दोनों के ऊपर सेम चार्ज आएगा, तो इसका मतलब जब वो इसको और तो यानी इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज डेवलप हुआ, उस सेम चार्ज को हम बोलेंगे लाइक चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज बोलेंगे बच्चों? लाइक चार्ज। ठीक है, या सिमिलर चार्जेस भी बोल सकते हैं। लेकिन जब हमने प्लास्टिक और ग्लास को रगड़ा था तो इसके ऊपर एक अलग टाइप का चार्ज डेवलप हुआ, इसके ऊपर डिफरेंट टाइप का चार्ज डेवलप हुआ। और जब दोनों को पास लाए तो इनके ऊपर जो चार्ज था वो कैसा था? तो वो था अनलाइक चार्ज। तो यहां से हमने एक थ्योरी बनाई कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अनलाइक क्यों है? क्योंकि अलग अलग बॉडीज है तो चार्ज भी अलग अलग होगा, सेम बॉडी है तो चार्ज भी सेम होगा। तो इस तरह से हमने ये थ्योरी बनाई। तो एक चीज तो हम समझ गए, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने एक क्या कंक्लूजन निकाला कि चार्ज सबसे पहली बात तो दो टाइप का होता है, ठीक है, और सेम चार्जेस में यानी लाइक चार्जेस में रिपल्शन होता है और डिसिमिलर चार्जेस या अनलाइक चार्ज में अट्रैक्शन होता है। और यही बात को यहां पर समझाया गया है। ठीक है, यहां पर देखिएगा, यहां पर तो अट्रैक्शन के साथ रिपल्शन भी, उस एक्सपेरिमेंट से मैंने आप लोगों को बताया कि अट्रैक्शन का फोर्स के साथ साथ रिपल्शन का भी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और लाइक चार्जेस में हमने देखा कि लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उम्मीद है बच्चों इतनी सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर होगी। लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज क्या हुआ। अब यहां पर हमारे सामने एक और दुविधा हो गई कि अब हमने ये तो पता लगा गया कि चार्ज एक टाइप का नहीं है, चार्ज पक्के दो टाइप के हैं। ठीक है, और उन्हीं की वजह से क्या हो रहा था, अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा था। अगर एक जैसे ही चार्ज होते तो हमेशा अट्रैक्शन होता या हमेशा रिपल्शन होता। डिफरेंट चार्जेस थे इसलिए कभी अट्रैक्शन हो रहा था, कभी रिपल्शन। अब यहां पर मेन बात सामने क्या आई बच्चों, यहां पर मेन बात अब सामने ये आई कि वो चार्जेस तो हमने पहचान लिए, दो तरीके के, दो अलग अलग टाइप के चार्जेस थे, लेकिन उन चार्जेस का नाम क्या रखें। तो हो सकता था फैराडे बाबा अपना नाम रख सकते थे फैराडे चार्ज, फ्रैंकलिन अपना नाम रख सकते थे फ्रैंकलिन चार्ज। लेकिन चार्ज का नाम एक बड़ा अच्छा रखा गया, पॉजिटिव नेगेटिव। आप सभी लोग जानते होंगे कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप लोगों की क्लास में 12th क्लास में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्जेस का नाम पॉजिटिव नेगेटिव क्यों रखा गया, क्यों इनका एक स्पेसिफिक नाम नहीं रखा पाया। जिन साइंटिस्ट ने इनकी खोज करी उन्होंने अपने ही नाम पे इसका चार्ज का नाम क्यों नहीं रखा, या किसी देवी देवताओं के नाम पे क्यों नहीं रखा। अक्सर ऐसा होता है साइंस में, हमको देखने को मिलता है कि जो साइंटिस्ट जिस फिनोमिना की खोज करता है या जिस प्रिंसिपल के बारे में बताता है अपना नाम दे देता है। यहां ऐसा नहीं मिला। तो अब हम बात करते हैं किसकी, नोमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के, कि क्यों इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव पड़ा। ठीक है, चलिए तो चार्जेस का नाम
क्यों पॉजिटिव नेगेटिव रखा गया या पॉजिटिव नेगेटिव होने का रीजन क्या था, तो इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हुआ। क्या एक्सपेरिमेंट हुआ समझिएगा कि क्या हुआ कि सबसे पहले एक मैंने ली ग्लास रॉड, ठीक है, कौन सी ली बच्चों, ग्लास रॉड ली। अब ग्लास रॉड ली, ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये ग्लास रॉड थी और दूसरी रॉड ली मैंने प्लास्टिक रॉड, ठीक है, फर्स्ट वन इज ग्लास रॉड एंड अदर वन इज प्लास्टिक रॉड। अब जब इस ग्लास रॉड को मैंने इस तरीके से रब किया, इसका मतलब ये चार्ज्ड हो गया, ठीक है। लाइटर बॉडीज वही कागज के टुकड़ों को देखा तो इसने इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। फिर मैंने प्लास्टिक रॉड को लिया, उसको रब किया तो उसने भी वही काम किया, अट्रैक्ट किया। मैंने क्या सोचा, वाओ कितनी अच्छी बात है, इसके पास भी चार्ज, इसके पास भी चार्ज, दोनों के पास चार्ज और दोनों चार्जेस की वजह से इसको अट्रैक्ट कर पा रहे, दोनों को क्यों ना मिला दिया जाए। अब जैसे ही हम दोनों को मिला देंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो चार्ज यानी लाइटर बॉडीज को खींचने की जो ताकत है वो डबल हो जानी चाहिए। यही सोचने में आया। अब जैसे हम उस कागज के पास ले गए तो हमने देखा कि यार ये बॉडी अब खींच ही नहीं रही। इसका मतलब क्या हो गया कि ये बॉडी अनचार्ज्ड हो गई। यानी कि जब हमने इसको रब किया तो इसके अंदर चार्ज डेवलप किया, ग्लास के अंदर प्लास्टिक को रब किया, चार्ज डेवलप किया, दोनों को आपस में छुआया तो इसका मतलब क्या है कि इनका चार्ज खत्म हो गया, जीरो हो गया। अब ऐसा जवाब हमने हमारे आसपास देखने तो हमको नहीं मिला। कहां, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को कि जैसे हमने हाइड्रोजन यूज किया, ऑक्सीजन यूज किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिलाया तो पानी बना। क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खत्म हो गए? नहीं, वो अभी भी पानी के अंदर है। तो हमने ये देखा कि किसी भी दो चीज को जब हम मिलाते हैं तो जीरो तो नहीं होता, फिजिक्स में तो नहीं होता, ना केमिस्ट्री में हमने को ऐसा देखने को मिला। अब ऐसा हमने हमारे चारों तरफ देखा तो ऐसे कहीं हमको नहीं मिला, लेकिन इसका जवाब हमको हमारी स्टडी में मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो ये देती है। तो वो उसने हमें क्या बताया कि आप +3 और -3 को जोड़िए, +3 और -3 को अगर आप इस तरीके से ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जब 0 मिलेगा तो यहीं से क्या हुआ कि चार्जेस का नाम रखा गया कि ग्लास के ऊपर एक तरीके का चार्ज डेवलप हुआ होगा, हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। जब दोनों को मिलाया तो दोनों के चार्जेस ने एक दूसरे को इफेक्ट को खत्म कर दिया, 0 हो गया। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि दोनों मटेरियल के पास चार्ज प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो यहां से इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर चार्जेस का नाम जो था वो पॉजिटिव नेगेटिव रखा गया। ठीक है, अब वो पॉजिटिव नेगेटिव रखा गया। ठीक है, अब यहां पर समझने की कोशिश करना। तो नोमेनक्लेचर ऑफ चार्ज, अब उसी चीज को एग्जाम में चूंकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने आपको यहां पर लिख के दिया है कि आप उसका कैसे आंसर राइट करोगे। क्या लिखोगे? तो The two type of charges were named positive and negative by Benjamin Franklin। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था। याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम किसने रखा था? तो वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। This nomenclature was gives because charge can be added to be 0। ठीक है, चार्ज को जब हम एडेड करते हैं तो उसका उत्तर हमें 0 मिल जाता है। ठीक है, लाइक मैथमेटिक्स, जैसा कि हमको मैथमेटिक्स क्वांटिटीज में देखने को मिलता है, विच आर, इसी कारण से हमने उसका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा। तो ये आपको इस तरीके से आंसर देना है। ठीक है, हाँ, अब एक और चीज यहां पर, खैर आपको नीचे का दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं आपको कि चार्ज ऑलवेज क्रिएटेड बोथ टाइप। अब ऑलवेज क्रिएटेड बोथ टाइप का मतलब क्या है कि चार्ज कभी भी हम सिंगल चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर आपने बोला कि सर आप सिर्फ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। यानी जब मैंने ग्लास और प्लास्टिक को अगर इस तरीके से रब किया तो अगर एक के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो उतने ही अमाउंट में दूसरे के पास नेगेटिव चार्ज भी आया होगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितना भी चार्ज है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो दोनों एक दूसरे के बराबर है और ये एक साथ ही उत्पन्न होते हैं, एक साथ ही खत्म होते हैं। एक्चुअली खत्म नहीं होते, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा 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 इस पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए अब आगे हम समझते हैं। तो अब क्या हुआ कि फैराडे ने क्या किया, इस फिनोमेना को समझने के लिए बहुत सारे था,
अब रही बात, हमने ये चीज तो समझ लिया कि पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन जब किसी दो बॉडीज को रगड़ेंगे तो किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव, ये थ्योरी तो अभी मतलब ये तो प्रश्न उठ रहा है ना। देखिए ये चीज समझते जाइए, साइंस आप इसी तरीके से अपने हिसाब से अपने दिमाग का उपयोग करके सोचते जाइए, आपको हर बार हर एक जवाब के बाद एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और यही इंटरेस्टिंग बात है फिजिक्स की, कि फिजिक्स में क्या होगा, या साइंस की यही बात बहुत रोमांचित करती है कि आपके पास हमेशा एक क्वेश्चन नया खड़ा रहेगा, जिससे क्या होगा कि ये साइंस, ये फिजिक्स, ये कभी खत्म नहीं होने वाली यूनिट है, मतलब कभी खत्म ना होने वाली ब्रांच, ये बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और हर बार जैसे आप नए नए जवाब दोगे, आपको नई थ्योरीज पता चलेगी, नई कुछ जिज्ञासाएं जनरेट होगी, लेकिन साथ ही साथ में आपको कुछ और नए चीजों को खोजने की प्रेरणा फिर से मिलते रहेगी, ठीक है। तो अब ये हमारे सामने आया कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ये हम कैसे देखें, कैसे समझे। तब हमने क्या देखा, तो इसके लिए फैराडेज ने बनाई एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज किस बेसिस पे बनी, तो ये फैराडे की थी। तो फैराडे ने शुरुआत में कुछ माना, उन्होंने क्या माना, उन्होंने ये माना कि ग्लास के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ग्लास के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और प्लास्टिक के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अच्छा, अब ये तो हमने मान लिया। अब उनने बोला है कि बताओ इस कपड़े के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, तो हम आसानी से बता सकते हैं। अगर मैंने ग्लास को रगड़ा तो हमने तो पहले ही बोल दिया ना कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इसका मतलब इसके ऊपर, इस कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। अगर हम प्लास्टिक से रब कर रहे हैं तो प्लास्टिक के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज का हमने पहले ही मान लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब किस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहेगा कि उससे हम क्या चीज रब कर रहे हैं, ठीक है। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई, तो टू सब्सटेंस आर रब्ड टुगेदर, दो चीजों को आपस में रगड़ा जाता है, फॉर्मिंग अ सीरीज ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। एक सीरीज बनाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज देखिए क्या है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज यहां पर देखने को मिली, ठीक है। यहां पर समझिएगा, तो सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में ग्लास, फेनेल, वुल, सिल्क, मेटल, हार्ड रबर, वैक्स, रेजिन और सल्फर। ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब ये पॉजिटिव, ऊपर की तरफ इस सीरीज में हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज गेन करने की प्रॉपर्टीज बढ़ते जाएगी, और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज गेन करने की प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जाम में इस तरीके से इस सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में। क्या पूछ लिया जाता है कि जैसे वुल के साथ में अगर मेटल को रब किया जाए, क्या वुल के साथ में अगर मेटल को रब किया जाए तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किसके ऊपर नेगेटिव। तो बड़ा आसानी से इस सीरीज से हम समझ सकते हैं, वुल इसमें ऊपर की तरफ है, तो वुल ऊपर की तरफ है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और यही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। लेकिन यहीं पर मेटल के साथ में अगर हम रेजिन यानी प्लास्टिक की बात कर लेते हैं, तो प्लास्टिक के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब क्या है, हम बड़े आसानी से इसका यूज करके ये पता लगा सकते हैं कि किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। हालांकि अब हिस्टोरिक बात हो चुकी है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी थ्योरीज में, हमारे एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब बात आ जाती है इलेक्ट्रोस्कोप की, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी चीज है बच्चों, समझिएगा। शुरुआत में इलेक्ट्रोस्कोप बनाया गया। अब इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसकी सहायता से हम ये पता लगाते थे कि कोई सी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। एक बच्चा क्या हुआ, मेरे पास दौड़ के एक ऑब्जेक्ट उठा के लाया और बताओ कि सर इसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, ये चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। तो मेरे सामने प्रॉब्लम होगी, मैं कैसे पता लगाऊं कि ये चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। तब इसलिए हमने क्या करा, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ठीक है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट बनाया। वो इंस्ट्रूमेंट कैसा था, तो इस तरीके से ऊपर का सबसे पहले हमने एक मेटल ली। खैर हालांकि यहां तक कंडक्टर नॉन कंडक्टर थ्योरी विकसित हो चुकी थी, ठीक है, चालकता कुचालकता वाली। अब एक मेटल की इस तरीके से रॉड ली और नीचे तक लाने के बाद इसको हमने क्या कर लिया, नीचे से गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड लीफ यानी सोने की बहुत पतली पत्तियों का यूज करा, यहां पर इस तरीके से लटका दिया। ये किसकी थी बच्चों, तो ये थी गोल्ड,
सोने की, और बहुत पतली थी। अच्छा, गोल्ड का ही क्यों यूज किया जाता है? ये 11th क्लास के रदरफोर्ड के मॉडल में भी आप लोगों ने गोल्ड लीफ का यूज किया था, उन्होंने स्वर्ण पत्र का उपयोग किया था। इसका रीजन ये है कि इसे हम बहुत पतला कर सकते हैं, और बहुत पतला होने के साथ साथ ये मेटल है, इसका मतलब कंडक्टर है। हालांकि इसकी जगह पर हम एल्यूमिनियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में गोल्ड का यूज किया गया था। अब तो ये बहुत ज्यादा पतली होती, तो छोटे से डिस्टरबेंस से ये हिल सकती थी। तो इसमें बाहर का एटमॉस्फेयर का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, इसलिए हमने क्या करा, इस पूरे ऑब्जेक्ट को ग्लास के अंदर इस तरीके से पैक कर दिया, क्योंकि हमको मालूम था ग्लास जो है वो नॉन कंडक्टर होता है। अब हमें ये पता लगाना है कि सर हमारे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा मतलब चार्ज है या नहीं है। तो मान लेते हैं जो वो बच्चा जो था मेरे पास जो लाया था उसके ऊपर मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। अब हमने मान लिया है कि इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे इससे मैं टच करूंगा तो सीधी सी बात है पॉजिटिव चार्ज यहां भी जाएगा, तो ये लीफ तक इस पूरे कंडक्टर में होते हुए पॉजिटिव चार्ज यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हमें मालूम है ये कैसे चार्जेस हो गए, सिमिलर चार्जेस। तो सिमिलर चार्जेस थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि ये इस तरीके से दूर दूर हो जाते हैं, और ये दूर दूर होने लग जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो बॉडी है वो चार्ज्ड है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम ये आसानी से देख सकते हैं, इसकी हेल्प से हम ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई सी बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। अगर ये दूर हो रही होगी तो चार्ज्ड है, और दूर नहीं हो रही होगी तो ये अनचार्ज्ड है। अब लेकिन क्या इसकी सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि सर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? तो हाँ बच्चों, इस इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है। वो कैसे पता लगा सकते हैं, मैं इससे रफ कर देता हूं, नया बनाता हूं, ठीक है। तो किस तरीके से, जैसे ये चीज समझिएगा, यहां पर ये कुछ इस तरीके से अभी रफली मैंने बनाया है क्योंकि इसके पहले मैंने बना चुका था, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा चार्ज है ये हम कैसे पता लगा पाए, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए नाम का। अब मुझे ये पता लगाना है कि सर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। चार्ज तो है, ये तो हमने पता लगा लिया, लेकिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस बात का कैसे पता लगाए? तो हमने क्या करा, इस इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हमने मदद ली किसकी, ग्लास की। क्यों? क्योंकि फैराडे बाबा ने बोल के चले गए थे कि ग्लास को जब भी आप रब करोगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब जब ग्लास रॉड को हमने रब किया होगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया होगा। अब इसको हमने इससे छुआया तो इसका मतलब इस गोल्ड लीफ के पास कौन सा चार्ज गया होगा, पॉजिटिव चार्ज गया होगा, और पॉजिटिव चार्ज के अंदर रिपल्शन होता है, यानी गोल्ड लीफ की नई पोजीशन ये बन चुकी होगी। समझ में आया इतना सभी को? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब ये गोल्ड लीफ इस तरीके से कहां पहुंच चुकी होगी, यहां पर पहुंच चुकी होगी, ठीक है। मतलब इसकी नई पोजीशन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कुछ ये हो चुकी होगी। अब थोड़ा सा समझिए, अब मैं इसे छुआता हूं इससे। अब जैसे मैं इसे, तो मुझे तो पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ग्लास की वजह से। अब ये ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने इससे छुआया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाली होगी तो ये जाके इसके ऊपर पॉजिटिव अमाउंट के चार्जेस को और बढ़ाएगी। अब जैसे ही पॉजिटिव अमाउंट के चार्जेस को बढ़ाएगी, इसका मतलब ये एक दूसरे से थोड़ा सा और दूर होने लग जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा सा और दूर होने लग जाएंगी तो पहले ही पॉजिटिव था जिसकी वजह से दूर दूर थी, और पॉजिटिव आया और दूर हो गई, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर? ए ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसी तरह से अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव इस नेगेटिव की कुछ वैल्यूज को डिस्ट्रॉयड कर देगा, और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन कम होगा जिसकी वजह से वो पास में आने लग जाएंगे। समझ में आया? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से ये पता लगा सकते हैं कि वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्कोप का आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हमने पहले इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की बॉडी खसकाई, फिर इसके ऊपर प्लास्टिक अगर खसकाया तो गोल्ड लीफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आपको सिंपल सा अपने लॉजिक लगा के, अपना दिमाग लगा के इसके बारे में सोचना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से आप सोचिएगा। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। मैं इसे रफ कर देता हूं इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में, हालांकि इसका यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम लाया हूं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, तो
इलेक्ट्रोस्कोप हेल्प, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप हेल्प्स टू नो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट यूज द प्रॉपर्टी ऑफ रिपल्शन ऑफ चार्ज। यानी सबसे पहले बात तो इलेक्ट्रोस्कोप किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो ये रिपल्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। जैसे हम इसके ऊपर देते हैं रिपल्शन के ही प्रिंसिपल के ऊपर ये वर्क करता है। अच्छा, होता कैसा है, तो यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम दिखाया है। देखिए ऊपर ब्रास डिस्क जो कि मेटल की होती थी, फिर इंसुलेटर यहाँ पर, फिर ब्रास रॉड, फिर ये अंदर ये थी गोल्ड लीव्स, ठीक है, ये सोने की पत्ती, इस तरीके का कुछ होता था, ठीक है। हालांकि मैंने इसका एक बिल्कुल, अगर आप एग्जाम में आता है तो बिल्कुल जो मैंने इसका पहला आपको एक रफ डायग्राम बना के बताया था, आपको बस उसी तरीके से बनाना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और, एक बहुत अच्छा फिनोमेना यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये महान साइंटिस्ट है, जिसमें आपको ये स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये उनके सहायक जो उनकी सहायता करते थे, ठीक है। तो अब ये चीज समझिएगा, तो ये काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था अपनी जान पे खेल के, ठीक है, तो क्या था इसके बारे में हम समझते हैं। अब ये काइट एंड क्लाउड एक्सपेरिमेंट, ये चीज क्या थी इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि यहां तक का तो हम लोगों को चार्ज का काफी अच्छा नॉलेज डेवलप हो गया था, लेकिन जिस बात से मैंने शुरुआत करी थी उसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। क्या जवाब नहीं मिला कि आसमान की बिजली आखिर है क्या, आसमान में जो बिजली चमक रही है क्या वो इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही हो रही है, ये जवाब हमें नहीं मिला। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे, ठीक है, इसको समझिएगा किस तरह से। तो उन्होंने क्या करा, अपने लेबोरेटरी में ग्लास को लिया, ठीक है, समझिएगा ये जैसे ग्लास है, इसको बहुत बार रब किया, रब करते गए 1 लाख बार रब कर दिया, ठीक है, यानी ये बहुत ज्यादा चार्ज हो गया। अब इसके बाद जब इसको इन्होंने रब किया, प्लास्टिक को, इसको भी बहुत ज्यादा रब किया, 1 लाख बार इसको भी रब किया, और दोनों को रब करने के बाद दोनों के इस तरीके से देखो, दोनों के कुछ इस तरीके से उन्होंने नोक बनाई। हालांकि नोक क्यों बने ये आगे आने वाले फिनोमिना में पता चलेगा, ठीक है, कि ये नुकीली सरफेस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों, एक के ऊपर चूंकि ग्लास था, ठीक है, तो ग्लास था, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा डेवलप हो गया होगा। दूसरा प्लास्टिक था, तो इसका मतलब इसके ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया होगा। अब एक के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, एक के पास बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, दोनों को जब हम पास में लाए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि एकदम छुआने से जस्ट पहले, यानी थोड़ा सा पास, छूना नहीं है, छूने से कुछ पहले यहां से एक लाइटनिंग निकल रही है कुछ इस तरह से, और ये लाइटनिंग निकलती है, चमकती है, ये बिल्कुल वैसी चमकती है जैसे हमको बादलों में दिखती है। अब जब बादलों में दिखती है, ये चमक दिखती है, और फिर उसके बाद इसको जब वो इलेक्ट्रोस्कोप से देखा तो इसके पास भी कोई चार्ज नहीं बचा, इसको कोई चार्ज नहीं बचा। तो उन्होंने इस प्रोसेस को एक नया नाम दिया, जिसको उन्होंने क्या कहा, डिस्चार्ज। क्या नाम दिया इस नई प्रॉपर्टी को, जिसको नाम दिया डिस्चार्ज। इसका मतलब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, और दोनों को एक दूसरे से छुआने से जस्ट पहले कुछ चार्ज, कुछ फ्लेम, कुछ लाइटनिंग आती है, और उस लाइटनिंग की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट के चार्ज क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, यानी खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, इसलिए डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये अपने लेबोरेटरी में करके देखा। अब ये अपने लेबोरेटरी में करके देखा, उनको लगा कि शायद यही इस आसमान की बिजली भी है क्या, यही जो इनको लाइटनिंग दिखे। अब उन्होंने क्या करा, समझने की कोशिश करना कि अब इन्होंने इस पूरे की जगह, ठीक है, यहां पर समझिएगा कि अब यहां पर इस पूरे सिस्टम की जगह, मतलब इसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो किया, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज करने के बाद इसको अपनी उंगली से छुआ, यानी इस ग्लास को 1 लाख बार पॉजिटिव चार्ज करने के बाद इसको उंगली से छुआ। अब जैसे उंगली से छुआ तो उन्होंने देखा कि वही लाइटनिंग निकल रही है और उस उंगली में जा रही है, लेकिन उस उंगली में जाते ही उनको एक हल्का करंट का झटका लगता है। आजकल तो खैर हम सभी लोग वो झटका करीब हर एक व्यक्ति खा चुका होगा, आपने भी बहुत बार ऐसा झटका सा महसूस किया होगा। इलेक्ट्रिक प्लग को यूज करते हैं, एक इलेक्ट्रिक झटका, एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सोचा कि यार ये जो चार्ज है, इस चार्ज की वजह से मुझे शॉक लगता है, एक झटका लगता है, ठीक है। अब 11th क्लास में एक्चुअली हमने ये चीज देख चुके हैं कि साइंटिस्ट स्टडी कैसे करते हैं, तो ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा दूर है,
तो उसको अपने लेबोरेटरी में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी यही करा कि इस इलेक्ट्रिसिटी तक तो पहुंचना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने अपने लेबोरेटरी में बेसा कुछ बनाने की कोशिश करी। और इसका एक चीज क्या पता चला, इस जो इलेक्ट्रिक यहाँ से ये जो लाइटनिंग निकल रही थी, इस लाइटनिंग की वजह से उनको क्या पता चला कि एक शॉक लगता है। क्या लगता है? एक शॉक लगता है, एक झटका लगता है। तो उन्होंने ये देखा कि यार चार्ज और अनचार्ज को पहचानने का एक और तरीका है, यानी कोई बॉडी चार्ज है या अनचार्ज है, कैसे पता लगा सकते हैं हम? छू के। एक लिमिट के बाद, एक लिमिट की चार्ज के बाद अगर हम उसको छूते हैं तो हमें एक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। तो भैया क्यों इलेक्ट्रोस्कोप बनाया? ठीक है, चलिए, हालांकि ये तो अब बनते गए, एक्सपेरिमेंट होते हैं। आज हम हमारे घर में आसानी से पता लगा सकते हैं कि भैया हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है। मैंने बोला कि चलो पता लगाओ, तो आप क्या करो, प्लग में हाथ डाल के देख लो। आपको अगर झटका लगेगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, और नहीं लगेगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। हालांकि चलिए ऐसा कीजिएगा मत, ठीक है। ये एक मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि ये चार्ज को पहचानने का हमको एक नया तरीका मिला। आप छू के देखो, शॉक लगेगा, चार्ज है, शॉक नहीं लगा, चार्ज नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि अगर लाइटनिंग, जो आसमान की लाइटनिंग है, उसके अंदर भी अगर यही चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से शॉक लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, तो उन्होंने जिस समय पर ये बिजली गरजती है, बिजलियां निकलती है, उस समय पर पतंग उड़ाई। अब जैसे ही उस समय पर उन्होंने पतंग उड़ाई तो उन्होंने देखा कि मुझे शॉक लगा, तो उनको शॉक नहीं लगा। तो ये इस बात से शॉक हो गए कि शॉक नहीं लगा। तो भैया अब क्यों शॉक नहीं लगा उनको? तो फिर उन्होंने देखा कि कंडक्टर नॉन कंडक्टर थ्योरी आ गई थी। उन्होंने देखा कि यहां से यहां तक, पतंग से लेकर यहां तक जो धागा है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को अलाउ नहीं करता जाने के लिए, शायद इस वजह से उन्हें करंट नहीं लगा। तब इन्होंने क्या करा, तो तब इन्होंने इस डोरी में, तो आप देख सकते हो यहां पर दिख रहा होगा, ये डोरी में एक मेटल की चाबी बांध दी। अब मेटल की एक चाबी बांध के फिर इसे उड़ाया। अब फिर भी उन्होंने देखा झटका नहीं लगा। लेकिन एक दिन क्या हो रहा था कि जिस समय वो पतंग उड़ा रहे थे, हल्की पानी की बौछार भी थी, जिसकी वजह से धागा गीला हो गया और पतंग से वो जो था इलेक्ट्रिसिटी स्ट्राइक की, और वो इस धागे से होते हुए बेंजामिन फ्रैंकलिन के हाथों में गई और उनको एक शॉक लगा, और वो जमीन पे गिर गए। वो पहले ऐसे व्यक्ति, शायद पहले और आखिरी ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो खुशी से नाचने लगे, खुशी से खूब नाचने लगे। क्यों नाचने लगे? क्योंकि उन्होंने इस बात का प्रूफ दे दिया कि जो आसमान के अंदर जो बिजली है वो उन्होंने अपने लेबोरेटरी में भी क्रिएट कर ली, क्योंकि वही शॉक ये भी देता और वही शॉक वो भी देता। इसका मतलब दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और इन्होंने आगे चल के फिर चार्जेस का नाम भी रखा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक छोटी सी आप लोगों के सामने थ्योरी थी, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की, जो आपको मैंने बताई। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां तक चार्जेस का विकास हुआ था, क्योंकि यहां तक हम केमिस्ट्री के इतने ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जानते थे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं। हम सिर्फ पार्टिकल्स के बारे में समझते थे, एक छोटे पार्टिकल्स के अंदर नहीं जाते थे। लेकिन धीरे धीरे केमिस्ट्री का विकास हुआ। केमिस्ट्री में जैसे हमने वो विसर्जन नलिका, डिस्चार्ज ट्यूब से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, किस तरीके से बोहर क्वांटम्स मॉडल्स, बहुत सारे मॉडल्स आके हमने एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब एटम को समझा। अब तो भैया उस एटम के बेसिस पे हमने क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई अब इन्हीं चार्जेस को समझाने के लिए, और वो आज तक के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे उसके ऊपर काफी अच्छी तरीके से फिट हुई, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी, यानी अब हम पूरे इस चार्जेस को इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी का सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो अब हम ये जानते हैं कि जो हमारा जो एटम होता है उस एटम के, ठीक है, गलत हो गया, बन गया, चलिए इसको सही बनाते हैं। तो एटम है, तो उस एटम के अंदर सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहां पर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इसके चारों तरफ मूव करते हैं, ऐसा आज हम जान चुके हैं। और ये हमेशा जो ये पूरा जो एटम होता है
वो चार्ज बेसिस पे न्यूट्रल होता है। चार्ज बेसिस पे न्यूट्रल होने का मीन्स क्या है कि जितने इसके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही इसके पास नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। जिससे मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका मतलब उसका सेंटर में 8 प्रोटॉन है, तो 8 प्रोटॉन के साथ साथ 8 इलेक्ट्रॉन ही उसके चारों तरफ क्या कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, इंडिविजुअल स्टेट में। तो हमेशा एटम किस फेज में होता है, तो हमेशा एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है, 0। इसका मतलब अगर इसके पास +4 है तो इसके पास -4 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे और इसका नेट चार्ज इनको ऐड करेंगे तो नेट चार्ज इसका कितना मिलेगा हमको, 0। इसका मतलब कि चार्ज इसके पास तो है लेकिन उन दोनों चार्जेस का मिला के इसके इफेक्ट 0 हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि नेट चार्ज इसके पास 0 है। तो ये फर्स्ट थ्योरी थी, फर्स्ट इसका। सेकेंड हम देखते हैं कि दे आर इक्वल इन नंबर्स, ठीक है, नेट चार्ज ऑफ एटम इज 0। यही बात मैंने समझाई कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल रहेंगे और नेट चार्ज एटम का 0 रहेगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज, ठीक है, दिस एक्सप्लेन डेवलप्स अपोजिट चार्जेस। कैसे, अब थोड़ा सा समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है यहां पर समझना कि ये जो है प्रोटॉन, ठीक है, और इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो वो सर्कुलर पाथ दिखता नहीं है। आप ये समझिए कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां है, दूसरा यहां है, तीसरा यहां है, चौथा यहां है, इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यहां पर आप ये इसको, मेरे हाथ को आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर सेंटर में क्या है, तो सेंटर में है न्यूक्लियस और ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके चारों तरफ ऐसे मूव कर रहे होंगे। अगला भी ये, अब इन दो बॉडीज है तो इसको क्या करते हैं कि जैसे ही हम इसके पास में लाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इतने छोटे छोटे और इतने दूर दूर होते हैं कि जैसे ही हम इन्हें पास में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में ऐसे फंस जाते हैं। और फंस जाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं। तो जैसे रब करेंगे तो रब ऐसे तो होता नहीं, ऐसे होगा। तो जैसे रब करेंगे तो ये ऐसे होगा, तो यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे या इधर के कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है। तो देखिए, ड्यूरिंग रबिंग इलेक्ट्रॉन आर एक्सचेंज, दिस एक्सप्लेन डेवलप अपोजिट चार्ज। इसका मतलब यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या समझने की कोशिश कीजिएगा कि जैसे यहां पर हमारे पास में क्या है, एक एटम है जिसके इलेक्ट्रॉन्स यहां थे और ये पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एटम यहां है जिसके पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से ट्रांसफर हो जाएंगे, या मैं और भी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसके पास 100 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा। तो सीधी सी बात है 100 ही उसके पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, प्रोटॉन्स है तो, और इसका नेट चार्ज कितना होगा, अभी 0 होगा। समझ में आ रहा है। दूसरी बॉडी है हमारे पास यहां पर जिसके पास 50 प्रोटॉन्स है और साथ ही साथ में 50 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जब दोनों को रब किया तो क्या होगा कि मान लेते हैं कि यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। कितने इलेक्ट्रॉन, तो मान लेते हैं कि कुछ 20 इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए। अच्छा, 20 इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए तो इसके पास अब नए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई होगी, -70। अब इसका नेट चार्ज जरा निकालें, देख सकते हैं, तो 50, 70 यानी नेट चार्ज इसके पास -20, यानी इसके ऊपर -20 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो चुका होगा। यहां पर अगर बात करें तो 20 चार्ज गए तो इसके पास 80 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 80 नेगेटिव बचे, और इसके ऊपर नेट चार्ज अगर हम देखने जाएं तो पॉजिटिव 20 बन रहा है। इसका मतलब कि रबिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब भी हम रब करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन ही पॉजिटिव होने का भी रीजन बताता है और नेगेटिव होने का भी रीजन बताता है। अब कैसे रीजन बता रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया तो बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन आया किसी बॉडी के पास तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज होगी। समझ में आ रहा है सभी को। कोई सोचेगा सर कि प्रोटॉन इधर से इधर नहीं जा सकते क्या, तो नहीं जा सकते। प्रोटॉन कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव करते हैं। उसका रीजन आपको आगे आने वाले पॉइंट्स में पता चलेगा, ठीक है। चलिए, तो काफी अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये लाइन। अगली लाइन क्या है, द बॉडी विच एक्सेस इलेक्ट्रॉन। यहां पर समझिएगा,
वही चीज है कि द बॉडी विच एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से बिकम नेगेटिव, यानी जिसके पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन जिसके पास, जिस बॉडी के पास आते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाती है, एंड द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, सिंपली ये बता चुका हूं मैं अभी। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास में है 5th पॉइंट कि व्हेन नीडेड, ठीक है, व्हेन नीडेड इट ओनली इलेक्ट्रॉन विच मूव, याद रखना जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इलेक्ट्रॉन को ही मूव होता हुआ देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है पूरी रबिंग की प्रोसेस में। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज 1837 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन। तो ये याद रखना, कैसे, मतलब मेरे पास एक तराजू है, मैंने एक तरफ प्रोटॉन को रख दिया तो इस तरीके से हो जाएगा, तराजू का इधर का पलड़ा ऐसा भारी हो जाएगा। अब यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन रखते जाऊं कि ये दोनों बराबर हो जाए, तो मैं इसे रखते जाऊं तो मुझे कितने 1837 इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेंगे, तब जाके ये एक प्रोटॉन के इक्वल होगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रोटॉन इज heavier particle in atoms and electron is much lighter particle as compared to proton। और जब सीधी सी बात है, एक भारी पत्थर है, ठीक है, एक बड़ा सा एक चट्टान है और एक छोटा सा गिट्टी है, आप दोनों को अगर मैं चलाने की बात करूं तो कौन आसानी से या किसको आप पहले चला सकते हो? तो लाइटर बॉडी को। तो इसलिए हमेशा मैंने अभी हाल बताया था कि प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, तो उसका रीजन यहां पर पता चल रहा है, बिकॉज प्रोटॉन इज हैवियर पार्टिकल, बहुत भारी पार्टिकल होता है जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता, यहां पर आप समझना। ठीक है, फिर Therefore only electron is responsible for electrification, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर हो रहा है तो उसके लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं, 6th पॉइंट देखते हैं। यहां पर अब थोड़ा सा समझना है, मास डिक्रीजेस फॉर पॉजिटिव चार्ज बॉडी एंड इंक्रीज फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अब कैसे? तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी, यहां पर समझिएगा, मैंने अभी हाल वही एक्सपेरिमेंट लेता हूं, इसके पास 100 प्रोटॉन्स थे पॉजिटिव चार्ज और 100 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, मींस नेगेटिव चार्ज। यहां पर इसके पास 50 पॉजिटिव चार्ज थे और 50 ही नेगेटिव चार्ज भी थे, यही लिया था एक्सपेरिमेंट। अच्छा, टोटल पार्टिकल्स देखो, अभी मैं नेट चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल पार्टिकल इसके पास 200 है। कितने हैं इसके पास? 200, और इसके टोटल पार्टिकल कितने हैं? 100। अब यहां से हमने इधर से इधर 20 इलेक्ट्रॉन भेजे थे, तो 20 इलेक्ट्रॉन यानी इसके पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल पार्टिकल कितने बचे होंगे? 180 नहीं बचे होंगे, कम हो गए ना। और चूंकि इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ के गए थे तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई थी, यानी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। और पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो उन पार्टिकल्स के ऊपर मास भी होता है, तो मास भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आया? मास भी कम हो जाएगा, और चूंकि इसके पास अब टोटल नए पार्टिकल 120 नहीं होगा, 100 थे 120 हो गए नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। तो इसलिए क्या होगा कि ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो बॉडी हल्की हो जाती है, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या हो जाती है? उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन अगर अपने साथ में अपना मास भी लाते हैं जिसकी वजह से वो हैवियर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बात का जवाब मिल रहा है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन इज एन एलिमेंट्री चार्ज का मतलब क्या है? यहां पर इस चीज को आप समझने की कोशिश करना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिमेंट्री चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हम नहीं ढूंढ पाए। कैसे? मैं इसे चार्ज कर सकता हूं, मैंने देखा इसे चार्ज कर सकता हूं, मैं इसको तोड़ते गया तो फाइनली मुझे ये सबसे छोटा पार्टिकल जो मिला, इलेक्ट्रॉन मिला, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू जब कैलकुलेट की गई तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू थी वो कितनी थी? तो वो थी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये थी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू, और कौन सी? नेगेटिवली चार्ज की वैल्यू। यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे जाके हम इस कूलम के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यानी इससे छोटा चार्ज हमें देखने को नहीं मिल सकता।
हम इससे छोटे चार्ज को नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री, मतलब चार्ज की जो शुरुआत होती है, चार्ज का जो सबसे शुरुआत में चार्ज कहां से आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन से ही आता है। इसलिए ये लाइन लिखा गई है कि इलेक्ट्रॉन इज एलिमेंट्री चार्ज। इलेक्ट्रॉन ही पहला पार्टिकल ऐसा है जिसके ऊपर चार्ज मिलता है। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहां लिख दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहां पर लिखी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को काफी मजा आया होगा आज के इस लेक्चर में। ठीक है, काफी कुछ आप लोगों को मैंने आप लोगों के साथ में सब कुछ अच्छे से बताने के साथ साथ आपका फिजिक्स के प्रति इंटरेस्ट भी जगाने की कोशिश करी। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, इतना कि मतलब सभी लोग इस वीडियो को देख के कुछ जानकारी ले सके, मजा आए उन लोगों को। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।